नमस्कार। फ्यूचरविल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज और एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज में हम 19 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है इसका 20 सेट यानी कि आज 20वां सेट है। तो हम देखते हैं इसका क्वेश्चन यानी कि इसका मेन जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो था एसएससी एग्जाम्स के ट्रेंड और उसके पीवाईक्यूज के माध्यम से उसके पैटर्न को समझना हमारा क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। देखते हैं इसका आज पहला क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे, यह है सीडीएस एग्जाम 2022 में पूछा गया है। हालांकि जो है सीडीएस एग्जाम का क्वेश्चन लेने का पीछे यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, मेरा पर्पज ये है, ये कहीं ना कहीं जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स है और कहीं ना कहीं एसएससी जो है उसके ट्रेंड को क्या करता है, फॉलो करता है। मेरे प्यारे बच्चे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, ये प्रश्न है पिंगो निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है हिमनद से संबंधित है, या पेरी ग्लेशियल से संबंधित है, एओलियन से संबंधित है, या फ्लूवियल से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चे, आप देख रहे होंगे लास्ट से कई क्वेश्चंस जो है मैं जो लेकर आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पुटअप किए गए हैं। ये है जब हम अपर्दन और अपक्ष से निर्मित जो संरचनाएं होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वहां से ये क्वेश्चन है। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अपर्दन क्या, जब हम बात करते हैं अपर्दन या अपक्ष की बात करते हैं, तो अपर्दन या अपक्ष से कुछ यानी कि इरोजन, क्या इरोजन की जब हम बात कर रहे होंगे या वेदरिंग की बात जब हम कर रहे होंगे, ठीक है, इरोजन या वेदरिंग, और इरोजन या वेदरिंग यानी कि डेनुडेशन की जब बात कर रहे होंगे, तो डेनुडेशन जो है ये किस किस के द्वारा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे। डेनुडेशन हो सकता है विंड के द्वारा, या किसके द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, यानी कि हवाओं के द्वारा डेनुडेशन हो सकता है। किसके द्वारा, विंड। इसके अलावा डेनुडेशन जो है वो किसके द्वारा हो सकता है, रिवर्स के द्वारा, रिवर्स के द्वारा। इसके अलावा डेनुडेशन जो होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चे ग्लेशियर के द्वारा। किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब हवा से अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, और नए नए स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, यानी कि कुछ संरचनाओं का निर्माण हो रहा होगा। किसका निर्माण होगा, नई संरचनाओं का निर्माण होगा। ठीक है, नई किसका निर्माण होगा, संरचनाओं का। तो मैं यहां लिख देता हूं कि फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि इरोजन और वेदरिंग से, क्या, इरोजन और वेदरिंग से। और इरोजन और वेदरिंग कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसके जो फैक्टर है, क्या, इसके जो फैक्टर है, वो फैक्टर क्या क्या है कि विंड के द्वारा इरोजन हो सकता है या वेदरिंग हो सकता है, रिवर्स के द्वारा हो सकता है, और ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो इससे कुछ फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि कुछ लैंडफॉर्म ऐसे हैं जिनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे होंगे कि हवाओं से होने वाला अपर्दन या अपक्षय। इसके अलावा नदियों के द्वारा यानी कि पानी के द्वारा होने वाला अपर्दन या अपक्षय, तो इससे भी नए नए लैंडफॉर्म बन रहे होंगे। ग्लेशियर के द्वारा होने वाला अपर्दन या अपक्षय, ठीक है, उम्मीद है जो नई संरचनाएं होती है वो किन के द्वारा बनती है, या तो विंड के द्वारा, या रिवर्स के द्वारा, या ग्लेशियर के द्वारा। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे इरोजन की बात करें, चाहे वेदरिंग की बात करें, ये तीन तीन वजहों की वजह से होता है, यानी कि ये तीन फैक्टर इसमें मेजर रोल अदा करते हैं। तो आइए, यहाँ पर एक वर्ड्स दे रखा है पिंगो, क्या दे रखा है, पिंगो, और ऑप्शन दे रखा है कि ये स्ट्रक्चर जो है, क्या, ये लैंडफॉर्म जो है, ये हिमनद के द्वारा बनता है, या पेरीग्लेशियल के द्वारा बनता है, या एओलियन के द्वारा बनता है, या फ्लूवियल के द्वारा बनता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन दे रखा है, ये ऑप्शन जो है ये किसके द्वारा ये स्ट्रक्चर बनते हैं, किसके द्वारा बनते हैं, ये इरोजन या वेदरिंग जो है ये, ठीक है, ग्लेशियल है। यानी कि ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है ये किसके द्वारा बनते हैं, ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। क्या है ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म है। यानी कि ये जो है ये किससे बनते हैं,
ये ग्लेशियर से बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे किससे बनते हैं? ग्लेशियर से बनते हैं। तो हिमनद तो हो नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चे। हिमनद तो एक अपना आप में जो है वो क्या है होता है, वो एक पूरा ग्लेशियर होता है। उसके बाद में यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दे रखा है पेरी ग्लेशियल। क्या? पेरी ग्लेशियल। पेरी ग्लेशियर जो है ये एक पर्वत एक गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? पिंगो। क्या बोलते हैं? पिंगो। यानी कि इसको बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या नाम दे रहे होंगे? पिंगो नाम दे रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या? पेरीग्लेशियल। क्या होता है? पेरीग्लेशियल के माध्यम से जो है क्या बनता है? पिंगो। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चे? पिंगो बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कुछ खनिजों के विस्तार की ओर ले जाती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है? कुछ खनिजों के विस्तार की ओर ले जाती है क्योंकि वे पानी लेते हैं जिससे चट्टान में अतिरिक्त खिंचाव होता है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कोई यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण और कार्बोनिफिकेशन। मेरे प्यारे बच्चे ये सारे के सारे जो है ये प्रक्रियाएं ये किससे होती है? ये अपक्षय में होती है। किस में होती है? जब हम क्या कर रहे होते हैं? अपक्षय। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब क्या होता है? अपक्षय होता है। तो अपक्षय की जो प्रक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होती है? वो होती है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीकरण और कार्बोनिफिकेशन। ठीक है, हम सबसे पहले समझ लेते हैं अपक्षय या वेदरिंग क्या होता है। क्या? अपक्षय, इसको क्या बोलते हैं अपन? वेदरिंग। वेदरिंग। तो हम बात कर लेते हैं वेदरिंग क्या होता है। व्हाट इज द वेदरिंग? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वेदरिंग जो है, वेदरिंग क्या होती है तो ध्यान से समझना। वेदरिंग क्या होती है? मान लो ये कोई रॉक्स है। सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए। मान लो ये कोई रॉक्स है, ये कोई क्या है? एक बड़ी चट्टान है। क्या है? बड़ी चट्टान है। तो इस चट्टान के ऊपर टेम्परेचर लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हाँ, इस ये चट्टान के ऊपर टेम्परेचर भी लगेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या टेम्परेचर, विंड्स का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब हवाओं के द्वारा या टेम्परेचर का प्रभाव, किसका प्रभाव? टेम्परेचर का प्रभाव, विंड, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर का कम होना या ज्यादा होना। इसके अलावा वाटर, यानी कि पानी के द्वारा, किसके द्वारा? पानी के द्वारा। तो ये थ्री फैक्टर्स ऐसे हैं, इनके द्वारा क्या होता है? इस जो ये रॉक्स है, ठीक है, ये रॉक्स है, इसके केमिकल, इसमें कौन से चेंजेस आएंगे? इसमें केमिकल चेंजेस आएगा। केमिकल चेंज, इसमें कौन सा चेंज आएगा? इसमें केमिकल चेंज आएगा। और इसके अलावा कौन से चेंजेस होंगे? फिजिकल चेंजेस होंगे। कौन से चेंज होंगे? फिजिकल चेंज होंगे। और इससे ये चट्टान जो क्या हो जाएगी? ये टूट जाएगी। चट्टान क्या हो जाएगा? टूट जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपक्षय जो है एक इन सीटू प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इन सीटू। इन सीटू का मतलब क्या होता है? इन सीटू का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये होता है कि ये एक ही जगह, ये चट्टान एक ही जगह पड़ी हुई थी, ठीक है। ये चट्टान दूसरी जगह नहीं गई, ये चट्टान एक जगह थी। और एक जगह इसके ऊपर हवाओं के प्रभाव के माध्यम से या विंड्स के प्रभाव से टेम्परेचर का कम होना या ज्यादा होना या वेदर या वाटर के प्रभाव से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चट्टान टूट रही है। चट्टान का एक भाग क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है भाई? टूट जाता है। तो मान लो ये यहाँ टूट गया, ये इस चट्टान के छोटे छोटे भाग क्या हो गए? टूट गए। ये छोटे छोटे भाग क्या हो गए? टूट गए। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या बोल रहे होंगे अपन? इसको बोल रहे होंगे अपक्षय। क्या बोल रहे होंगे? अपक्षय। अब जो अपक्षय में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जो रासायनिक कारक होता है, उसमें रासायनिक कारकों का नाम दे रखा है हाइड्रोलिसिस। एक कौन सा है? हाइड्रोलिसिस। यानी कि हाइड्रोलिसिस में क्या होता है? जल के माध्यम से, किसके माध्यम से? ठीक है, जल के माध्यम से इसमें क्या हो रहा होगा? ठीक है, मेरी बात ध्यान समझना। हाइड्रोलिसिस, तो क्वेश्चन ध्यान जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कौन सी प्रक्रिया कुछ खनिजों के विस्तार की ओर ले जाती है क्योंकि वे पानी लेते हैं जिससे चट्टान में अतिरिक्त क्या उत्पन्न होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि चट्टान में पानी चला जाता है। क्या चला जाता है?
पानी जल चला जाता है और उसमें ऐसे कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाता है जिससे वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। फूल कर वो चट्टान में क्या उत्पन्न करता है, खिंचाव, और खिंचाव उत्पन्न होगा तो चट्टान क्या, चट्टान टूट जाएगी, चट्टान क्या होगा, टूट जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेस दे रखा है हाइड्रेशन, ये जल से रिलेटेड है। ऑक्सीकरण का प्रोसेस जो है ये क्या होता है, मान लो किसी चट्टान में लोहा है, लोहा है, आयरन की मात्रा है, तो ये ऑक्सीजन किसके, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा होगा, किसके संपर्क में आ रहा होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा होगा, तो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीकरण। जैसे लोहे का जंग लगना जो है, लोहा जो है वो किसके, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या लग जाती है, जंग लग जाता है, यानी कि लोहा भी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो मान लो किसी चट्टान में लोहे की मात्रा ज्यादा है और यदि वह ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है, किसके संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आ रही है, तो उसमें क्या हो, उसमें ठीक ठाक क्या कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, अपक्षय वाला ऑक्सीकरण। कार्बोनिफिकेशन, ये कार्बोनिफिकेशन ये भी कौन सा प्रोसेस है, ये भी अपक्षय का प्रोसेस है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि पानी लेते हैं और चट्टान में क्या उत्पन्न होता है, अतिरिक्त खिंचाव उत्पन्न होता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतियां वायु अपर्दन से बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, अपर्दन जो है वायु के द्वारा हो सकता है, किसके द्वारा, वायु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है और ग्लेशियर के द्वारा हो सकता है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अपर्दन जो होता है, इरोजन जो होता है, इरोजन कैसे कैसे हो सकता है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। इरोजन एक तो हो सकता है विंड के द्वारा, वायु के द्वारा, एक किससे हो सकता है, वाटर यानी कि रिवर्स, और एक क्या हो सकता है, ग्लेशियर। क्या, एक हो सकता है ग्लेशियर के द्वारा। तो ये इरोजन हो, इरोजन, और इरोजन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, अपर्दन जब अपक्षय होता है, अपक्षय और अपर्दन यानी कि इरोजन, इरोजन में फर्क क्या है कि जब किसी चीज का इरोजन होगा तो वो एक स्थान पर नहीं होगा। अपक्षय कहाँ हो रहा था कि चट्टान एक जगह रखी हुई थी, और एक जगह रखी हुई थी तो कुछ ऐसे फैक्टर काम कर रहे हैं कि जिससे चट्टान क्या हो रहा है, टूट रहा है। जबकि इरोजन में क्या होगा हमेशा, इरोजन में जो है चट्टान जो है क्या, इरोजन में हमेशा ऐसा प्रोसेस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। इरोजन में जो है मान लो ये चट्टान है, ये आगे जो है मान लो इसके ऊपर पानी, नदियों के पानी का वेग चल रहा है, तो नदियों के पानी के द्वारा इस चट्टाना क्या किया जाएगा, कटाव किया जाएगा, और कटाव से जो सेडिमेंट्स बनेंगे, क्या जो सेडिमेंट्स बनेंगे वो इन चट्टानों को काटेंगे, इनके रगड़ लगेगी, इनके रगड़ खाते, इसे क्या बोल रहे होंगे, इसे हम बोल रहे होंगे इरोजन। क्या बोल रहे होंगे, इरोजन। तो इरोजन कैसे कैसे हो सकता है, हवाओं से, यानी कि विंड अपतन हो सकता है, विंड इरोजन हो सकता है, वाटर से हो सकता है, वाटर का मतलब रिवर्स, और इसके द्वारा क्या हो सकता है, ग्लेशियर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर पूछ रहा है कि भू आकृति वायु अपरदन से कौन सी बनती है, क्या वायु अपरदन से इनमें से कौन सी बनती है। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सर्क, क्या दे रखा है, सर्क। मेरे प्यारे बच्चे सर्क जो है, ध्यान दीजिएगा, सर्क जो अपर्दन होता है तो सर्क कैसे हो रहा है, ये ग्लेशियर से हो रहा है। स्टेक, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टेक, स्टेक जो है ये भी किससे होता है, स्टेक भी जो है ये किससे होता है भाई, ये जो है ये समुद्री तरंगों से होता है। तो सर्क जो है ये आप याद रखना, ये अपर्दन किससे होता है, ये ग्लेशियर से होगा। स्टेक कैसे होता है, स्टेक होता है सी वेव से, किससे होता है, सी वेव से होता है। ठीक है, ये सी वेव से होता है। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें सी वेव से कैसे, कि मान लो ये तटीय क्षेत्र है, कैसा क्षेत्र है ये तटीय क्षेत्र है, इधर से पानी का टकराव हो रहा है, इधर से किसका टकराव हो रहा है, इधर से पानी का टकराव हो रहा है। तो पानी के टकराव से, ध्यान दीजिएगा, पानी के टकराव से हमेशा क्या होगा, पानी के टकराव से मान लो ये हो सकता है कि ये वाला भाग जो है क्या, ये वाला भाग टूटते टूटते थोड़ा इतना अंदर तक चला जाए, क्या इतने अंदर तक चला जाए, तो ये वाला भाग भी जो है ये इतना अंदर तक चला गया, और ये वाला भाग भी जो है ये क्या हो गया, इतना अंदर तक चला गया। यानी कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो इन तरंगों के माध्यम से, क्या इन तरंगों के माध्यम से तट का ये वाला क्षेत्र जो है क्या हो गया, ये टूट गया, तट का ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, ये टूट गया। ठीक है, और ये अंदर तक चला गया। ठीक है, क्या हो गया, कैसे टूटा, क्योंकि ये चट्टानों के लगे, इससे क्या हुआ, अपर्दन हो रहा है, क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ से कैसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ये एक मेहराब के जैसे क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेहराब। क्या बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ये मेहराब बन रहा है। ठीक है, तो इसको अब मेहराब तो बन चुका है, आपने मेहराब तो बना दिया, गुफा भी बना दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, मान लो इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा है
ठीक है। तो मान लो मैं इसको एक खड़ा ढाल के रूप में लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। कुछ समय बाद क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर टूट जाए, कुछ समय बाद क्या हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर टूट जाए, ये टूट गया। तो ये ऐसे ऐसी एक जो है ऐसे स्तंभ खंबे के जैसी आकृति बच गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इसको हम बोलेंगे स्टेक। क्या बोलेंगे, स्टेक। क्या बोल रहे होंगे, स्टेक। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो ऐसी आकृति है और ये वाला पार्ट जो है समुद्र में, ये क्या हो जाए, ये टूट जाए, ये क्या हो जाए, ये टूट जाए। तो ये आकृति जो बन रही होगी इसको हम क्या कहेंगे कि सर इसको हम बोल रहे होंगे स्टेक। क्या बोल रहे होंगे, स्टेक। जो ऐसे खंबे की नुमी लंबी आकृति होगी समुद्र में, कहाँ पर होगी, समुद्र में। उसके बाद में जुगेन, क्या, जुगेन जो है, यहाँ पर होता यह है कि मान लो जो है ये चट्टान है, क्या है ये एक चट्टान है और ये समुद्र में, सॉरी, ये स्थल के ऊपर है। कहाँ के ऊपर है, स्थल के ऊपर। मान लो ये चट्टान है, ये चट्टान है और इस साइड से तेज गति से हवाएं चल रही है, इस साइड से तेज गति से क्या चल रही है, हवा चल रही है। तो यहाँ पर होगा ये, यहाँ पर ये होगा मेरे प्यारे बच्चे कि ये वाला पार्ट जो है, मान लो, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल नरम चट्टानों से बना है, सॉफ्ट रॉक्स है। कौन सी रॉक्स है, सॉफ्ट रॉक्स है। तो कुछ समय बाद ये हो रहा होगा कि इस वाले पार्ट को, क्या, इस वाले पार्ट को जो है किसके द्वारा काट दिया जाएगा, इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो पूरी रॉक्स है, मैं यहाँ पर एक अच्छी सी रॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये रॉक्स है, ठीक है, ये क्या है, ये रॉक्स है। और ये जो रॉक्स है, आपके आपके सामने जो रॉक्स है, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको काट दिया जाएगा। किसके द्वारा, हवाओं के द्वारा। क्यों कट रही है ये, क्यों कट रही है, ये हवाओं के द्वारा क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इधर से भी मान लो जो है हवाएं चलेगी तो इसके द्वारा क्या कर दिया गया, काट दिया गया। इसके द्वारा क्या कर दिया गया, काट दिया गया। ये लो भाई, हवाओं के द्वारा काट दिया गया, ठीक है। इसको हवाओं के द्वारा क्या कर दिया गया, काट दिया गया। ऊपर से थोड़ा बहुत और काट दिया गया। ऊपर से मान ली ये चट्टान क्या थी, बिल्कुल सॉफ्ट थी, तो इसको भी क्या कर दिया, इसको काट दिया। इसको क्या कर दिया, काट दिया और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। यानी कि ऊपर से क्या, ऊपर से आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर से ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या बन गया, ये टेबल नुमा बन गया। कैसा बन गया, टेबल नुमा। और इस वाले स्ट्रक्चर को हवाओं के द्वारा क्या कर दिया गया, काट दिया गया। क्यों काटा गया भाई, क्योंकि यहाँ की चट्टानें क्या थी, क्या थी भाई, सॉफ्ट थी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे, इसको हम बोल रहे होंगे जुगेन। क्या बोल रहे होंगे, जिगेन, ठीक है। तो स्टेक, स्टेक तो किसके द्वारा बनता है, किसके द्वारा, तरंगों के द्वारा, सी वेव के द्वारा बनता है। जुगेन कैसे बनता है, वायु के द्वारा, तो डी हो नहीं सकता। सर्क जो है ग्लेशियर के द्वारा बनता है। स्टेक जो है किसके द्वारा बनता है, सी वेव के द्वारा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये पुटअप किया गया है कि अपर्दन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, बेरियर द्वीप। मेरे प्यारे बच्चे बेरियर आइलैंड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये छोटे रेत के द्वीपों की श्रृंखला है जो समुद्र तट से दूर समुद्र में बनती है। कहाँ बनती है, समुद्र में बनती है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम बेरियर द्वीप के बारे में बात कर रहे होंगे, किसके बारे में बात कर रहे होंगे, जब बेरियर द्वीप के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है, ये छोटे रेत के द्वीपों की श्रृंखला है। क्या, छोटे रेत के द्वीपों की समझ, जो समुद्र तट से दूर समुद्र में बनती है। लेगून या उथले दलदल बाधा द्वीप मुख्य, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उसके बाद में लेगून या उथले दलदल बाधा द्वीपों को मुख्य भूमि से अलग करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऐसे स्थान बस्तियों के लिए खतरनाक होते हैं क्योंकि तूफान और चक्रवात, क्या, तूफान और चक्रवातों द्वारा आसानी से बह जाते हैं, आसानी से बह जाते हैं। ये भी सही बात है कि यदि मान लो, ठीक है, जो बैरियर होंगे समुद्र के तट के अंदर होंगे, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या होगा, जो तेज गति से क्या चलेगी, ठीक है, समुद्र जो सी वेव होगी उसके द्वारा कई बार क्या हो जाता है, बह जाता है। तो सीडीएस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। इसका राइट आंसर इस क्वेश्चंस का क्या, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होने वाला है, आपके डी होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नदी के मेंढर के बारे में। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नदी का मेंढर क्या होता है, नदी का मेंढर क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, जब नदी युवावस्था से प्रौढ़ावस्था और प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था में पहुंचती है, क्या, जब कोई नदी, क्या, जब कोई नदी जो है युवा अवस्था से, कैसे, युवा अवस्था से, मान लो ये जो है यहाँ पर माउंटेन है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर मान लो एक माउंटेन है, ठीक है, ये क्या है, ये माउंटेन है, ठीक है, ये पर्वत है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। मान लो एक पर्वतीय क्षेत्र से, कहाँ से, एक पर्वतीय क्षेत्र से जो है, कहाँ से, एक पर्वतीय क्षेत्र से, मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक पर्वतीय क्षेत्र से, कहाँ से, पर्वतीय क्षेत्र से मान लो कोई नदी निकल रही है, ये क्या निकल रही है यहाँ से, ये नदी निकल रही है, मान लो ये नदी निकल रही है, और जब ये नदी जा रही होगी, क्या, ये नदी जा रही होगी तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये मिंडांडर बन रहा है, क्या बन रहा है ये मियंडर बन रहा है, कौन सी स्ट्रक्चर बन रहा है ये, ठीक है। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ विसर्प, क्या बोल रहा हूँ इसको, नदी विसर्प, ध्यान देना भाई, ये है नदी विसर्प, रिवर मियांडर, ठीक है। नदी विसर्प जो है ये क्या होती है, जब कोई नदी जो है, क्या, नदी, नदी जो है, ठीक है, नदी कौन सी अवस्था में होगी, नदी जो है वो कौन सी अवस्था में होगी, वृद्धावस्था में, कौन सी अवस्था में होगी, वृद्धावस्था में होगी। जब कोई नदी वृद्धावस्था में होगी तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बना रही होगी, वो रिवर मेंडर की स्थिति बना रही होगी। मेरे प्यारे बच्चे अब क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है, यह नदी एक यू आकार का मोड़ है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस नदी में जो ये मोड़ है, क्या, ये जो मेड़ मोड़ आपको दिख रहा है, ये किसी शेप का मोड़ है, ठीक है, या कुछ कुछ जो है इस शेप में भी हो सकता है, मान लो, ठीक है, मान लो यहाँ पर जो है मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये नदी जो है ये ऐसी चली, उसके बाद में ऐसा चला, उसके बाद में ये चला, उसके बाद में ये जो है, क्यों, क्यों ऐसा इसलिए चल रही है मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऐसा इसलिए चल रही है क्योंकि नदी के मार्ग में जो है वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया, सेडिमेंट्स का क्या हो गया, जमाव हो गया, इसलिए यहाँ पर जो है क्या बनाएगी, ये मोड़ कैसा बनाएगी, यू शेप का, कैसा बनाएगी मेरे प्यारे बच्चे, यू शेप का। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये शेप कैसी है, यू, क्या, यू शेप, कौन सी शेप का है, यू शेप का मोड है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन ए, ऑप्शन वन बिल्कुल राइट है, यह एक अत्यंत तंग मेंढर को हंस ग्रीवा घाटी कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप देखिए ये बहुत तंग यानी कि बहुत छोटा मोड़ दिख रहा होगा आपको, क्या, बहुत छोटा, यानी कि अचानक से नदी ऐसे गई और बिल्कुल यू टर्न ली, ठीक है, और वापस जो है एक टर्न ले रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है, सेडिमेंट्स हो सकता है या हार्ड रॉक्स हो सकती है, क्योंकि भैया नदी जो है वो कौन सी अवस्था में है, वो प्रौढ़ावस्था में है, वो सॉरी वृद्धावस्था में है, और वृद्धावस्था में नदी की बस की बात नहीं है कि वो चट्टानों को क्या कर दे, चट्टानों का इरोजन कर दे, इसकी बस की बात नहीं है। इसलिए जो है कौन से मोड़ बनेंगे भाई, हंस ग्रीवा बन रही होगी, क्या, बाढ़ के बाद छेदन और गोखुर झील बनने की संभावना है। मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नदी अभी वृद्धावस्था में है, कौन सी अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, और वृद्धावस्था में क्या होता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मान लो यहाँ पर सेडिमेंट्स है, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नदी के मार्ग में यहाँ पर सेडिमेंट्स आ गए, यहाँ पर किनका जमाव हो गया, सेडिमेंट्स का जमाव हो गया, तो सेडिमेंट्स का जमाव हो गया तो अब ये नदी जो है ये मार्ग परिवर्तित कर लेगी, ये क्या कर लेगी, ये मार्ग परिवर्तित कर लेगी। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये नदी ने, इस नदी ने क्या किया, मार्ग परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ये इन सेडिमेंट्स को काट नहीं पाई, ठीक है, इनको हटा नहीं पाई, क्यों नहीं हटा पाई, क्योंकि सर जो है नदी जो है वह कौन सी अवस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है, कौन सी, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में है, इसलिए जो है ये इरोजन करने की इसकी क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर एक झील बन गई, यहाँ पर एक क्या बन गई, ये लेक बन गई, इसी लेक को क्या बोलते हैं अपन, गोखुर लेक बनने की यहाँ पर क्या है संभावना। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी सही। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा विवर्तनिक उथल पुथल, क्या, विवर्तनिक उथल पुथल एक नदी को उसके मेंढर मार्ग के, ध्यान दीजिए भाई इसमें, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। विवर्तनिक उथल पुथल एक नदी को उसके मेंढर मार्ग के साथ साथ नीचे की ओर काटने का कारण बन सकती है, जिससे खुदी हुई या गहरी मेंढर बनती है,
ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मान लो यहाँ पर कोई भी विवर्तनिक एक्टिविटीज हो जाए, ठीक है, यानी कि अंदर से कोई भी क्या हो जाए, मूवमेंट हो जाए, ठीक है, तो जो है भाई एक गहरी मेंढर, क्या जो मेंढर है, ठीक है, जो मोड़ है वो क्या बन सकता है, वो गहरा बन सकता है। इसका मतलब ऑप्शन 3 भी क्या है, राइट है। तो 1 2 3 बिल्कुल मियांडर के लिए, ठीक है, नदी विसर्प के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नदी विसर्प, ये नदी विसर्प के लिए बिल्कुल सही, तीनों सिचुएशन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नदी परिवहन में नदी के तल पर लुढ़कने वाले सबसे भारी पत्थर के भार में आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहले बोला गया है यहाँ पर सॉल्यूशन, समाधान भार। समाधान भार को क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो इसमें खनिज लवणों का, यानी कि नदी में जो पानी होगा, पानी में किसका मिश्रण होगा, मिनरल्स का, खनिजों का, खनिजों का मिश्रण, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिक्सर ऑफ मिनरल्स की जब बात करते हैं तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन वेट। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन वेट। उसके बाद में बोला है निलंबन भार। कौन सा भार, निलंबन भार। इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे मेरे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे होंगे, वो नदी में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और ये है प्रवाहशील भार, ठीक है, सस्पेंशन वेट। प्रवाहशील भार जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, कण होंगे, ठीक है। वो जैसे नदी अपने मार्ग से आगे बढ़ेगी तो ये आगे बढ़ता रहेगा, क्या, ये आगे बढ़ता रहेगा। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद में है कर्षण भार। कौन सा भार, कर्षण भार। इसमें जो है नदी में बड़े बड़े गोलाश्म में, ठीक है, गड़े बड़े क्या आएंगे, गोलाश्म, यानी कि बोल्डर क्या आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, बोल्डर, यानी कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को जब नदी अपने मार्ग में क्या कर रही होगी, ट्रांसपोर्टेड कर रही होगी, परिवहित कर रही होगी, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्षण भार बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चे। एक नदी के प्रवाह में समय के साथ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, क्या, ध्यान दीजिएगा, एक नदी के प्रवाह में समय के साथ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तब बनती है जब पुराना मेंढर जमा होने के कारण क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मान लो यहाँ पर मैं एक मियंडर की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक नदी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक नदी बना रहा हूँ। और नदी जो है वृद्धावस्था में है, यानी कि नदी की जो अवस्था होगी, वो अवस्था जो है वो कैसी है, कि सर ये नदी विसर्प है। ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये नदी विसर्प का है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे मियंडर। इसको क्या बोलेंगे, मियंडर। मेरे प्यारे बच्चे, इस नदी ने इतने सारे मोड़ क्यों लिए, ये सांप की जैसे ऐसे पलेटा क्यों मार रही है। मेरे प्यारे बच्चे, से पलेटा मारने की मूल वजह है कि नदी बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़े होने पर हमेशा क्या मारता है, मारा जाता है, पलेटा ही तो मारा जाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर हो ये रहा है कि नदी यहाँ से निकल रही है, नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। परंतु कई बार क्या हो जाता है, कई बार यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सेडिमेंट्स का जमाव हो जाता है। किसका जमाव हो जाएगा, सेडिमेंट्स का जमाव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, जब आप सेडिमेंट्स का जमाव कर रहे हो, धीरे धीरे अवसादों का जमाव कर रहे हो, तो क्या होगा, नदी अपना मार्ग क्या करेगी, परिवर्तित करेगी। करेगी नहीं करेगी, करेगी। क्यों, क्योंकि सर नदी में इतनी हिम्मत नहीं है, नदी में इतना दम नहीं है कि ये इन अवसादों को हटा दे। तो ये नदी ने अपना मार्ग क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया, फिर वापिस ये अपने मार्ग पर आ गई। अभी दूसरा और समझना, अब ये पानी जो है यहाँ से भी निकल सकता है। कुल मिलाकर इसके चारों तरफ क्या बन रही है, झील बन रही है। अब इस क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन क्या है, एक नदी के प्रवाह में, पहले नदी का प्रवाह था, समय के साथ निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता तब होती है जब पुराना मेंढर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। पहले हमने इसको क्या कर दिया था, डिपॉजिट कर दिया था, सेडिमेंट्स का जमाव,
तो बंद होने के कारण कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी ये एक राइट आंसर होगा, गोखुर झील। क्या बनती है? गोखुर झील। मेरे प्यारे बच्चे, गोखुर झील को हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे? ऑक्स बो लेक। क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक बोल रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुफाएं, मेहराब। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, गुफाएं, मेहराब यानी कि आर्च, ठीक है, केव्स, आर्च या चट्टानी स्तंभ। चट्टानी स्तंभ को अपन क्या बोल रहे होंगे? स्टेक। क्या बोल रहे होंगे? स्टेक, ठीक है, या स्तंभ। किस एक परिदृश्य की विशेषता है? मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुफाएं यानी कि केव्स, मेहराब यानी कि ओशियन आर्च। क्या? ओशियन आर्च। और स्टेक यानी कि स्तंभ जो है ये किसके द्वारा बनी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो लैंड फॉर्म बने होते हैं ये इसका अपक्षय, क्या ये किसके अपक्षय की वजह से बना होता है या किसका अप्रदंश से ये बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किसके द्वारा बनता है? ये बनता है तरंगों के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनता है? ये बनता है तरंगों के द्वारा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मान लो, ध्यान दीजिए भाई साहब, ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ये तट है। ये कौन सा पार्ट है? ये तटीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तटीय क्षेत्र है या नहीं है? कि बिल्कुल सर ये तटीय क्षेत्र है, हमारे को भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्र है, तो और बड़ा कर दो इसको। और क्या कर दो? बड़ा कर दो। ये कौन सा क्षेत्र है? ये तटीय क्षेत्र है, यानी कि स्थल भाग है। कौन सा भाग है बच्चे? स्थल भाग है। अब आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, और ये वाला मान लो इसको हम क्या कर देते हैं, अभी हटा देते हैं। ये तो पूरा ही हट गया भाई, तो इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड ये लो भाई। ठीक है, हमारा ओशियन कहाँ गया भाई? कोई बात नहीं है, दोबारा बनाएंगे। क्या? ये तटीय भाग दोबारा बनाएंगे। क्या? मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि भाई साहब ये है, लो इस बार थोड़ा नया बनाते हैं भाई। ये लो, ये कौन सा क्षेत्र है? ये तटीय क्षेत्र है। क्या है ये तटीय क्षेत्र है कि सर कोस्टल एरिया है इधर वाला पूरा। ठीक है, उसके बाद में भाई यहाँ से आप देखना, ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? आज ब्लू है, पानी पानी, यानी कि इधर जो है पूरा पार्ट किसका है? इधर सर, इधर महासागर है। इधर क्या है? पूरा महासागर है। ठीक है, क्या है भाई? महासागर है। क्या है? तो अब ध्यान दीजिए भाई साहब, कई बार क्या होता है कि महासागरों के तरंगों के द्वारा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है एक तरंग, ठीक है, महासागरीय तरंगों के द्वारा, ठीक है, क्या होता है? तट के अंदर वाला भाग का क्या हो जाता है? कटाव हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। तो मान लो ये वाला भाग कट गया, ये वाला भाग कट गया, ये वाला भाग कट गया, और ये वाला भाग भी क्या हो गया? कट गया। इसका मतलब ध्यान देना, ये क्या बन गए? ये मेहराब बन गए। क्या बन गए? ये मेहराब। फर्स्टली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये वाला पार्ट जो है, यदि इस साइड से देखे, चलो इसको और जो है हम मॉडरेट कर सकते हैं और थोड़ा आधुनिक तरीके से बता सकता हूं मैं। तो मेरी बात ध्यान समझना, इसको थोड़ा उल्टा करके देखो, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इधर से बनाना की कोशिश करूंगा इसको। मान लो वापिस से ये क्या बन गया? ये तट बन गया। ठीक है, अब इस साइड से यदि आप यहां से इसकी स्ट्रक्चर को दोहराओगे, तो आप एक बात बताइए, ये वाला पार्ट ऐसे बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है सर। क्यों? क्योंकि इधर वाले तट को पूरे काटते काटते ये बीच में क्या बन गया? स्थल भाग बच गया। दूसरा, ये पानी वाला भाग यानी कि स्थल भाग, इसको ऐसे भी काट सकता है कि नहीं काट सकता? ऐसे काट सकता है कि नहीं काट सकता? कि सर ऐसे भी काट सकता है। तो ये क्या बन गए? मेहराब। क्या बन गए? मेहराब। और इधर वाले ये पार्ट क्या बन गया? ये बन गया गुफाएं। ठीक है, अब मान लो ये जो आर्क बना है, मेहराब बना है,
ठीक है, इसका कुछ भाग क्या होगा, इसका सर कुछ भाग जो है कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, स्टेक। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये क्यों हुआ, कि सर ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से जो है कौन सी धाराएं जा रही थी, सी वेव जा रही थी, समुद्रीय तरंगे जा रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है लहरें, वेव्स। क्या होगी, वेव होगी भाई। ठीक है, तो 148 जो है इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक मौसम, क्या, कौन सा रासायनिक मौसम का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर दीजिए कार्बोनिफिकेशन, ध्यान देना, कार्ब कार्बोनेशन समाधान, कार्बोनेशन सॉल्यूशंस की बात की जा रही है। ठीक है, नमक क्रिस्टल वर्दी, हाइड्रोलोसिस और ऑक्सीडेशन। मेरे प्यारे बच्चे जब हम बात कर रहे होते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की, इन तीनों की बात कर रहे होते हैं, तो तीन जो है ये कौन सी प्रक्रिया है, ये अपक्षय, क्या, ये अपक्षय की वजह से होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वेदरिंग। कौन सी प्रक्रिया है ये वेदरिंग की से होने वाली प्रक्रिया है। और वेदरिंग से होने वाली प्रक्रिया है तो ये कौन सी है, मेरे प्यारे बच्चे ये केमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, केमिकल। नमक क्रिस्टल वर्दी ऐसा कोई नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा प्रवाह। मृदा प्रवाह का मतलब क्या है, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना एक भू आकृतिक प्रक्रिया है। यानी कि मृदा प्रवाह से एक लैंडफॉर्म बनता है, भू आकृतिक प्रक्रिया है, जिससे एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रवाह शामिल होता है, जो कि कहाँ देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चे, रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, परंतु वहाँ पर विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रवाह नहीं होता, कार्स्ट क्षेत्रों में। और उसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है पर्वतल क्षेत्रों में, सवाना क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, कौन सा होगा, फार्माथल क्षेत्रों में, यानी कि जो ग्लेशियर वगैरह होता है वहां का प्रोसेस पूछा जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट है बरखान के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में, बरखान के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आप समझ लो बरखान क्या होता है, क्या, बरखान क्या होता है। तो बरखान को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, आप आइए रेगिस्तानी, क्या, रेगिस्तान में। ठीक है, तो रेगिस्तान में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, आपको ये पता है। रेगिस्तान में कुछ क्या बन रहा होगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा होगा, किसके द्वारा, सर मिट्टी के टीलों के द्वारा। किसके द्वारा बन रहा होगा, मिट्टी के टीलों के द्वारा बन रहा होगा। ये लो भाई, एक मिट्टी का टीला ये लो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो आप याद रखना कि एक मिट्टी का टीला यहाँ बन गया, ये मिट्टी का टीला, ये मिट्टी का टीला, ये मिट्टी का टीला, यानी कि ये धोरे बन रहे हैं। ठीक है, हमारी धरती, राजस्थान की धरती कैसी है, धरती धोरारी। ठीक है, यानी कि मिट्टी के टीले ही टीले हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे होंगे, कि सर इस स्ट्रक्चर को हम, इस स्थलाकृति को हम क्या बोलेंगे, इस स्थलाकृति को हम बोल रहे होंगे क्या, क्या बोल रहे होंगे भाई, इसको हम बोल रहे होंगे बरखान। क्या बोल रहे होंगे, बरखान। अब सबसे पहले वो क्वेश्चंस अपन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अपन गलत जगह डायग्राम बना लिए भाई। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ये वाला मैं सोल्व करवा चुका था। उसके बाद में हम बात कर रहे थे किसके, ये भू आकृतियां भारत के थार रेगिस्तान में पाई जाती है, बिल्कुल। मेरे प्यारे बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो बरखान मरुस्थल के टीलों में। तो सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। हवा की ओर का पक्ष अवतलन ढाल के साथ होता है, जिसमें केंद्र में अधिकतम ऊंचाई होती है। मेरे प्यारे बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, मान लो इस साइड से हवा चल रही है। ठीक है, ये टीला है, ये रेत का क्या है, ये रेत का टीला है, जिसको क्या नाम दिया, बरखान। क्या नाम दिया, बरखान। और इसके इस साइड से हवा चल रही है, हवा किस साइड से, मैं ये वाइट वाइट वाले को शो कर देता हूँ हवा के रूप में, कि इसके इस साइड क्या चल रही है, हवा चल रही है। क्या चल रहा है भाई, इधर हवा चल रही है। तो ये हमेशा, ये घाटी इसकी क्या होगा, ये हमेशा ऐसे होगी, इसका अवतलन होगा। इस घाटी का क्या होगा भाई, इसका अवतलन होगा।
कुल मिलाकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा। ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, इसको काट देता हूँ। ठीक है, इस घाटी का एक तरफ का क्या होगा, अवतलन होगा, ये बात भी सही है। और केंद्र में अधिकतम ऊंचाई और बीच वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह की स्लोप आ जाएगी, और बीच वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन टू बिल्कुल राइट है भाई। ठीक है, ये क्या है, राइट है, अधिकतम ऊंचाई होती है बरखान के दोनों छोरों में हॉर्न। ठीक है, बरखान के जो दोनों छोर होते हैं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ये किस रूप में होगा, ये सुरंग के रूप में होंगे, गिरी सुरंग के रूप में होगा। ऐसा लग रहा होगा कि एक धारदार पट्टी नुमा आकृति है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, राइट हो गया, यानी कि ऑप्शन, आगे ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सा कथन सही है, क्या, कौन सा कथन सही है, बरखान के दोनों जो छोर है, मेरे प्यारे बच्चे, दोनों छोर है, उसको क्या बोला, कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन दो जो है, हवा का पक्ष अवतलन ढाल, क्या, ठीक है, कौन सा ढाल, अवतलन ढाल के साथ है, जिसके केंद्र में अधिक ऊंचाई होती है। इस अवतलन ढाल के केंद्र में नहीं होती ऊंचाई, साइडों में होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गलत, और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में नहीं हो सकती कभी ऊंचाई अधिक। ठीक है, ये क्या होगी, ये साइडों में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ड्रमलीन के बारे में, मैं इस क्वेश्चन के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं कि ड्रमलीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शानदार क्वेश्चन है, वो डेनुडेशन वाले चैप्टर से है। ठीक है, यह एक सुस्पष्ट रूप दिया हुआ पहाड़ी का आकार है जो हिमानी अवशेषों कहाँ पर बनता है, ग्लेशियर्स में। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, हिमानी अवशेषों टिल मैदानों का बना होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, पोडजोलिनीकरण कहाँ होता है। मेरे प्यारे बच्चे, पोडजोलिनीकरण का हम बात कर रहे हैं, तो ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। पहला पॉइंट तो आप याद रखना कि ये क्या है, पोडजोलीकरण, मृदा निर्माण, क्या है ये, मृदा निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन, क्या है, प्रोसेस ऑफ सोयल फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है उच्च मध्य अक्षांशों में। कहाँ पाया जाता है, उच्च मध्य अक्षांशों में पाया जाता है, जहां टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। मेरे प्यारे बच्चे, टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो रहा होगा, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ, क्या, कार्बनिक पदार्थ, वनस्पति का यहाँ प्रभाव होगा। टेम्परेचर बहुत कम है। इसके अलावा ये एरिया कैसा होता है, ये एरिया जो है ये कैसा होता है, आर्द्र होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ मिट्टी कैसी होगी, आर्द्र होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। परंतु आप ये कह रहे हो कि टेम्परेचर कम है, यानी कि यहाँ पर ठंड रहेगी, तो जैविक पदार्थ का अपघटन नहीं होगा। तो पोडजोलीकरण जो मृदा है, यानी कि ठंडे क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है आर्द्रता ज्यादा होती है, पानी का जल भराव होता है, तो वहां पर क्या होता है, ठंड ज्यादा होने के कारण या टेम्परेचर कम होने की वजह से जो है वहां पर जैविक पदार्थों की मिट्टी में क्या रहती है, कमी रहती है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये उच्च मध्य अक्षांशों वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट, अंडों की टोकरी स्थलाकृति किससे संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हिमानी से निर्मित जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह, यानी कि हिमानी से निर्मित जो भी सेडिमेंट्स होंगे, किससे निर्मित, हिमानी से निर्मित जो भी सेडिमेंट्स होंगे, वो सारे सेडिमेंट्स वो कैसे बनेंगे, वो अंडों की टोकरी के जैसे स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा, अंडों की टोकरी जैसा क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन 155। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज पानी को अवशोषित करते हैं और फैलते हैं और बदलते हैं, उसको क्या कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। यानी कि मैं यह कहना चाह रहा हूं कि जब अपक्षय, क्या, वेदरिंग होता है, तो वेदरिंग में कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन, एक होता है उसमें हाइड्रेशन, एक होता है ऑक्सीडेशन,
एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है कार्बोनिफिकेशन। क्या होता है? ठीक है, कार्बनीकरण होता है, यानी कि कार्बनिफिकेशन उसमें भी होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खनिज को पानी अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? ठीक है, खनिज पानी को अवशोषित कर देते हैं और फैल जाते हैं। यानी कि मान लो किसी चट्टान में, किसी रॉक्स में क्या घुस गया? पानी घुस गया। पानी घुस गया तो नीचे से वो अंदर से क्या होगी? वो चट्टान फैल जाएगी। चट्टान क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो क्या उत्पन्न होगा? खिंचाव। क्या उत्पन्न होगा? खिंचाव। और चट्टान टूट जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता एक नदी के कटाव और निक्षेपण के कार्य का परिणाम है? ठीक है, यानी कि नदी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक नदी का कटाव, यानी कि नदी का कटाव और उसका क्या? निक्षेपण का परिणाम है। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोल रहे होंगे ऑक्सबो लेक। क्या बोल रहे होंगे? ऑक्सबो लेक होंगे, क्योंकि ये किसका परिणाम है? ये जो है, ठीक है, ये सेडिमेंट्स का परिणाम है, जहां पर जो है नदी क्या कर रही होगी? निक्षेपण कर रही होगी। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? डिपोजिशन, जमाव। क्या होता है? जमाव होता है। किसका निक्षेपण? सेडिमेंट्स का। किसका? सेडिमेंट्स का, अवसादों का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रेगिस्तान की अल्पकालिक झील। क्या? यानी कि आपको कुल मिलाकर एक क्वेश्चन पूछ रहा है रेगिस्तान से, थार से मरुस्थल से रिलेटेड, रेगिस्तान की अल्पकालिक झील की सूक्ष्म कणीय तलछटीय परत को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। रेगिस्तान में जो अल्पकालिक झील बनती है उसको हम कहते हैं प्लाया। क्या कहते हैं? प्लाया। रेगिस्तान में जो अल्पकालिक लेक बनेगी, ठीक है, तो प्लाया लेक जो होती है वो क्या होती है? वो टेम्परेरी होती है, यानी कि अल्पकालिक होती है, वर्षा पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? वर्षा पर आधारित होगी। इसकी सैलिनिटी, यानी कि इसमें नमक की मात्रा क्या होती है? नमक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? रेगिस्तान की अल्पकालिक झील जो सूक्ष्म कणीय तलछट परत को, ठीक है, क्या होगी? तलछट परत का मतलब यहाँ पर अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स की क्या होगी? लेयर होगी। उसको हम क्या बोलेंगे? नम भूमि। क्या बोलेंगे? नम भूमि बोलेंगे। क्या बोल रहे होंगे? नम भूमि। इसके अलावा ओएसिस एक ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रमलिन। ड्रमलिन जो है ग्लेशियर्स के माध्यम से होता है। प्राकृतिक लेवी जो है ये कोस्टल जो तटीय क्षेत्र होता है वहां पर प्राकृतिक लेवी होती है। क्या होती है? नेचुरल लेवी, तटबंध जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तटबंध बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नम भूमि, जिसको हम क्या बोल रहे होंगे? पलाया लेक। क्या बोलेंगे? पलाया लेक, यानी कि पलाया झीलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चट्टानें लंबे समय तक अपनी मूल स्थिति में नहीं रहती और परिवर्तन का सामना करती है। सही बात है। चट्टानें कभी भी, चट्टानें जो है लंबे समय तक अपनी मूल स्थिति में नहीं रह सकती, क्योंकि रॉक्स को क्या फेस करना पड़ता है? डेनुडेशन, इरोजन और वेदरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वो है चट्टानों का परिवर्तन, मौसम बिल्कुल सही है, कटाव बिल्कुल सही है, रूपांतरणकारी यानी कि मेटामॉर्फिक क्रिया के कारण होता है, ये भी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही इसमें क्या है? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी, गर्म उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ठीक है, मौसम का सबसे प्रचलित रूप होने की संभावना है? एक बात बताइए, जो थार का मरुस्थल है, यानी कि कुल मिलाकर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जितने भी गर्म, क्या गर्म होंगे और उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान होंगे, वहां पर हमेशा क्या होगा? यहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस से मानसून आएगा। इसे मानसूनी हवाएं नहीं आएंगी। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब है कि वहां पर टेम्परेचर हाई होगा, लो प्रेशर होगा, और उससे क्या हो रहा होगा? वहां पर मानसून में क्या होंगे? परिवर्तन होंगे। लीचिंग, जैविक, रासायनिक, ये कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, इसमें राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल। क्या होगा? मैकेनिकल प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक भौगोलिक घटना के बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक खड़ी पहाड़ी की ओर बर्फ की धाराओं का गर्जना, मतलब एक पहाड़ी है, उसकी एक तरफ जो है क्या हो रहा है? ठीक है, बर्फ और बर्फ के धाराओं का गर्जना। ठीक है, वह इसकी चालक पर्वतरोहियों के लिए खतरनाक है। इसमें गिरने वाले, लुढ़कने, फिसलने और सामग्री बहने का क्या होता है? मिश्रण होता है। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन देखते हैं
कि ये किसकी विशेषता बताया जा रहा है। स्लम, अर्थ फ्लो, हिमस्खलन, भूस्खलन, चट्टान का भूस्खलन, चट्टान का क्या भूस्खलन। तो ये प्रोसेस जो है ये हमेशा कहाँ होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हिमस्खलन में होगा। कहाँ पर होगा, हिमस्खलन वाला प्रोसेस है। ठीक है, तो ये आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसका एक्सप्लेनेशन मोर यदि देखना हो तो इससे पहली वाली क्लास में देखना। ये मैं केवल एक ट्रेंड समझने के लिए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया था। इससे पहले वाली क्लास के जितने भी जो है उसके नोट्स बनाते चलिए, ये आज के एमसीक्यूज आपको ऑटोमेटिकली ठीक है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्लास जो है ये भी जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।